जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पर्यावरण के इस अध्याय में, जहां मैं अंकेश सिंह आपका भूगोल का शिक्षक काफी बेहतरीन क्लास लेकर के आज आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। यानी कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कन्वेंशंस, कौन सा कन्वेंशन कब हुआ, कौन से जो प्रोटोकॉल हुए वो कब हुए। जैसे मिनामाटा हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज का एक एक टॉपिक जो है वो रट लेना है, उसे एकदम पढ़ लेना है और समझदारी से याद रखना है, समझदारी से उसे एकदम हैंडल और टैकल करना है। ठीक है ना? याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां आज केवल और केवल फैक्चुअल, आज केवल और केवल फैक्चुअल चीजें हम लोग बात करेंगे। रटने वाले यानी कि एकदम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मिनामाटा कन्वेंशन कब हुआ था, तो फलाना साल को हुआ था। अगर मैं बोलूं कि रामसर क्षेत्र रामसर कहाँ है, तो रामसर ईरान में है। रामसर क्या है, तो आर्द्र भूमि के ऊपर एक समझौता है। भारत में रामसर और बिहार में रामसर। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, याद रखना है। और साथ में बहुत सारी चीजें, जैसे आईयूसीएन कब लागू हुआ, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, फलाना ठिकाना, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन क्लास। तो आर यू रेडी माय फ्रेंड? जिनका भी बफरिंग हो रहा है, जिनको भी आवाज नहीं आ रहा है, या जिनको भी परेशानी हो रही है, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए और एक बार ऐप बंद करके दोबारा ऐप कर लीजिए, तो आपका सब कुछ बफरिंग वगैरह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आज का कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईयूसीएन के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाला है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां नेचर की बात भी करते हैं। तो आईयूसीएन क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईयूसीएन एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ है। यानी कि ये केवल सरकार के द्वारा नहीं, अपितु सामान्य नागरिक यानी कि व्यक्तिगत लोगों के द्वारा मिल करके ये संघ चलाया जाता है। यानी कि ये कोई गवर्नमेंटल पैनल नहीं है, ये कोई सरकारी जो है प्रोटोकॉल और कन्वेंशन नहीं है। यहां सभी लोग मिल करके इंटरनेशनल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ है ये, जहां सरकार और गैर सरकारी तत्व दोनों मिलकर के आपके कुदरत के, प्रकृति को, नेचर को सुरक्षित करते हैं और सुरक्षा का वादा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संचित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आईयूसीएन का स्थापना किस वर्ष किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ईयर से आता है कि आईयूसीएन का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आईयूसीएन का स्थापना 1948 में किया गया था। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखना है, आईयूसीएन का जो है मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में है। तो यहां से डायरेक्ट, मतलब मैं फिर से कह दे रहा हूं कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और आप पिछले, अगर आप अपने परीक्षाओं के क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे, तो आप वहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट समझौताओं से और कन्वेंशन से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आईयूसीएन की स्थापना कब की गई थी, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है। एंड यू हैव स्टडीड दैट, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आईयूसीएन का मुख्यालय पूछा था कि मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड आंसर था। ठीक है ना? तो ये आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा यहां देख सकते हैं कि आईयूसीएन द्वारा जाने वाली रेड लिस्ट। तो यहां यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा, रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो रेड डाटा बुक जो है वो व्यापक तौर पे पौधों और जानवरों की प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण प्रदान हेतु रेड डाटा बुक लाई जाती है, और ये आईयूसीएन के द्वारा प्रतिपादित होती है, याद रखना है। तो यहां से यह भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, कि आईयूसीएन के द्वारा निम्नलिखित में से रेड डाटा बुक जो है, लाल लाल बुक जो है, लाल किताब जो है, किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो याद रखना है। देखिए, सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो शिक्षक पढ़ाए हैं वो खूब डेली पढ़ो,
नए नए आंकड़े पढ़ने से अच्छे है पुराने आंकड़ों को 20 बार पढ़ो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार हमारा कंप्लीट होने वाला है, अब क्या करें क्या नहीं करें, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करें। तो बस कुछ नहीं करना है, आप लोग नए नए अध्यायों के पीछे भागते हो, नए नए किताबों के पीछे भागते हो। आप सोचते हो कि एनसीईआरटी पढ़ ली, अब एससीईआरटी पढ़ लेते हैं, अब एससीईआरटी पढ़ ली, अब कोई और किताब पढ़ लेते हैं। नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 10 बार एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अंकेसर का नोट्स पढ़ रहे हो, बार बार अंकेसर का नोट्स पढ़ो। एक बार पढ़ लिए, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो। एग्जाम से पहले कम से कम 5-5 बार पढ़ लो, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी देखने को ना मिले, ठीक है ना। आईयूसीएन एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, और व्यक्तिगत तौर से आपस में लोग मिलकर प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य में सम्मिलित होते हैं। तो आईयूसीएन वही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, संरक्षण संघ है। तो प्रकृति को संरक्षित करने के लिए सरकार और लोग आपस में मिल करके एक संघ चलाते हैं, जिसे आईयूसीएन कहते हैं। सिंपल समझ में आ रहा है ना। ये एक किताब जारी करता है जिसको लाल खाता किताब कहते हैं, यानी कि रेड डाटा बुक कहते हैं। और इसके अंदर एक सूची बनाई जाती है। सूची क्या बनाई जाती है कि विश्व के कितने लुप्त प्राय जीव हैं, विश्व के कितने संरक्षित जीव हैं, विश्व के कितने थ्रेटेंड जीव है, यानी कि जो अभी मौत के कगार पे है, संकटग्रस्त जीवों का भी ये सूची बनाती है। यानी कि ये एक लिस्ट बनाती है जानवरों के नाम, और उसके सामने लिखती है कि ये संकटग्रस्त है या लुप्त प्राय है, या ये हमेशा के लिए हमने इसे खो दिया है, ये खोया हुआ धरोहर है। इस सारे का लिस्ट हमारा रेड डाटा बुक के अंदर होता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये आईयूसीएन के द्वारा बनाया जाता है। क्या आईयूसीएन केवल एक सरकारी संस्था है, सरकारी संघ है? तो नहीं, आईयूसीएन केवल सरकारी संघ नहीं है, यहां व्यक्तिगत तौर पे भी लोग जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े जो ये नेचर को संरक्षण करते हैं, वो सभी लोग जुड़ करके करते हैं, ठीक है ना। 17 हो जाएगा, नए किताब में 17 रेलवे जोन है, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां ध्यान देना है। रेड डाटा बुक इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि वो सबसे संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा थ्रेटेंड जीवों के बारे में चर्चा करता है, जो खतरे में होता है, इसलिए। ठीक है ना। देखिए, मैं पहले भी बोला था कि जो एनसीईआरटी, आज लास्ट डेट है एनसीईआरटी खरीदने का, 99 रुपए, उसके बाद कल से 1199 हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि मैंने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाया हूं। तो जहां तक मैं पढ़ाया हूं वो आपको क्लास ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। अब एक ही चीज को 5 बार पढ़ाने से वही आंकड़े बदल तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं? थोड़ा समझदारी दिखाइए। तो जो आंकड़े आपको देने थे पहले, आपको जो मिला है उसको अच्छे से पढ़ो। लेकिन उसके बाद क्या मैंने यूट्यूब पर लिया है क्लास एनसीईआरटी का? नहीं ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं पेड पर लाइव पढ़ाऊंगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं। और अभी बहुत चैप्टर्स और बहुत अध्याय बचे हुए हैं, बहुत, मतलब कुछ भी नहीं। तो जो भी डेमो मैं दे रहा हूं वो मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं, और डेमो जो है वो आपके पेड में दे रहा हूं, ताकि डेमो के रूप में यूट्यूब वाले छात्र भी देख सके। क्योंकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर अंकेश सर कैसा पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स और कैसा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। तो बिल्कुल, तो पहले कुछ चैप्टर्स आपके डेमो के तौर पर यूट्यूब पर जाता है, जिसे हम यूट्यूब से पेड में लाते हैं। लेकिन केवल डेमो क्लासेस ही होते हैं, ऐसा सारा क्लास नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? सारा डेमो क्लास यूट्यूब पे नहीं होता है। सारा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा देंगे तो फिर पेड वाले को क्या पढ़ाएंगे? तो जो भी आप देख रहे हैं अभी, वो डेमो क्लास थी जो हमने यूट्यूब पर दिया था। और जैसी डेमो क्लास समाप्त हो जाएगी फिर मैं एकदम लाइव पढ़ाऊंगा आपको, निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं लो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। देखो, अभी भी फोन आ रहा है, एनसीईआरटी के लिए ही फोन आ रहा है, लगातार सुबह से फोन आ रहा है कि सर एनसीईआरटी ले रहे हैं, एनसीईआरटी ले रहे हैं। तो क्या करिए, ठीक है ना। कोई रिकॉर्डेड नहीं है, जो डेमो क्लास था केवल वही आपको मिल रहा है, बाकी सारा लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, याद रखिएगा। डेमो क्लास ही आपको मिलता है। अब आते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन। अब आते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन। कई बार आप लोगों ने रामसर कन्वेंशन सुना होगा कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि पर
कन्वेंशन कहा जाता है, यानी कि आर्द्र भूमि पर, यानी कि वेटलैंड। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? वेटलैंड होता है, वेटलैंड। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड, यानी कि वो जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उसका संरक्षण के लिए एक अलग कन्वेंशन बनाया गया, जिसका नाम हुआ रामसर कन्वेंशन। और इसका नाम रामसर इसलिए दिया गया क्योंकि ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। तो समझिएगा ध्यान से, 1971 में पहली बार आर्द्र भूमि को संरक्षण करने हेतु जो पहली चर्चा हुई थी वो 1971 को हुई थी, और वो हुई थी ईरान के रामसर शहर में, और इसलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन। और आज रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार के तीन, याद रखिएगा, बिहार के 3 जो क्षेत्र हैं उन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है। बिहार के 3 क्षेत्रों को रामसर का दर्जा दिया गया है, रामसर का दर्जा दिया गया है, याद रखना है, रामसर का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है वो याद रखना है, कौन कौन है वो क्षेत्र दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहला है, सबसे पुराना है कांवर झील। क्या है? कांवर झील। कांवर झील है, याद रखना है, कांवर झील। ये बेगूसराय में है, बेगूसराय। और ये सबसे पुराना और सबसे पहला रामसर क्षेत्र है बिहार का, बेगूसराय में। और पिछले साल 2024 में 2 और रामसर साइट जोड़े गए थे बिहार में, एक नागी और नकटी। नागी पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखना है, पक्षी अभ्यारण्य। और दूसरा है नकटी, नकटी अभ्यारण्य, याद रखिए। और ये दोनों कहाँ है? झाझा में है, झाझा। और झाझा कहाँ है? जमुई, जमुई में है। तो याद रखिएगा, यहां लिख दिए हैं, सभी लोग देख लीजिए एक बार। मैं हट जा रहा हूं। नहीं, 11th 12th का क्लास एनसीईआरटी का नहीं होगा, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो मैं एमसीक्यू के माध्यम से भले ही यूट्यूब पे पढ़ा दूं, लेकिन उसका एनसीईआरटी का क्लास नहीं होगा, ठीक है ना, उसका एनसीईआरटी का क्लास नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए जल्दी से, देख लीजिए। तो रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 1975 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार रामसर कब हुआ था? तो 1971 में चर्चा हुआ था, अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1975 में, बिहार में। क्यों? ठीक है ना, चलिए। देखिए, ईवीएस ज्योग्राफी और साइंस का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि ईवीएस नहीं पढ़ना चाहिए, तो ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लिए? जल्दी से थम्स अप दीजिए। चलिए, लिख लिए? जल्दी से थम्स अप दीजिए। चलिए, हो गया सभी लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, सबको लेना होगा, सबको लेना जरूरी है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, भारत का कुल रामसर क्षेत्र कितना है? तो भारत का कुल रामसर क्षेत्र 89 है। भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र, रामसर क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र सुंदरबन, सुंदरवन
पश्चिम बंगाल, भारत में सर्वाधिक रामसर क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक रामसर क्षेत्र वाला राज्य तमिलनाडु। कितना है तमिलनाडु में? तो याद रखना है 20। अकेले 20 रामसर क्षेत्र जो है, 20 रामसर क्षेत्र तमिलनाडु में। ठीक है ना, 20 रामसर क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक रामसर क्षेत्र वाला देश यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सोनम, वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। देखो, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं होता है, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट वह एक ही है, बस नाम अलग अलग कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण, तो भारत में रामसर कब अपनाया गया था? तो याद रखना है, भारत में रामसर कन्वेंशन देश में 1 फरवरी 1981 को लागू हुआ था। यानी कि दुनिया में 1975 में लागू हुआ, लेकिन याद रखना है 1 फरवरी, 13 मई से नया बैच आ रहा है ऑफलाइन का, ठीक है ना, 1 फरवरी 1981 में भारत देश में लागू हुआ। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्र जो है भारत में वो कितना है? 4.63%। तो याद रखना है, भारत में आर्द्र भूमि कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन कब अपनाया गया था, लागू हुआ था? 1 फरवरी 1981। और कब राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4.63। याद, सबसे पहला अधिनियम 2017 में बनाया गया था, याद रखना है। इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस दे दिए, रीडिंग मार दीजिएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम पहली बार कब आया था? तो 2017 में बनाया गया था, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर आर्द्र भूमि के अंदर कौन कौन आता है? तो नदी चैनल आते हैं, धान के खेत आते हैं, मानव निर्मित जल निकाय आते हैं, जैसे आपका पार्क हो गया, ये सब भारतीय वन संरक्षण के तहत। पहले इन लोग को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया? तो 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1918, तथा राज्य वन अधिनियम जो है इसके अंतर्गत आता है। वन्य जीव संरक्षित अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है, और तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना 2011 के अंतर। तो यहां साल आपको याद रखना है, साल। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927। भारत और वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, संरक्षण अधिनियम 1972। तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना 2011। तो ये सारा किसके अंदर आता है? रामसर के अंदर आता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से जो पिछले वर्ष क्वेश्चन आए थे, सीधे ऐसा आया था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है, ये आपके कार्बोनिक प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टॉकहोम कन्वेंशन CO2 प्रोडक्शन से, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। 2001 में जिनीवा, स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था, और 2004 में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन सीधे यही आएगा कि सर स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? क्या मरकरी से जुड़ा हुआ है? क्या
ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है, ओजोन क्षरण से जुड़ा हुआ है, कार्बनिक पदार्थों से जुड़ा हुआ है, या फिर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो स्टॉकहोम जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? स्टॉकहोम कार्बनिक प्रदूषणों से, यानी कि CO2 पॉल्यूशन से, CO2 पॉल्यूशन से याद रखना है, जुड़ा हुआ है, याद रखना है। और ये कब अपनाया गया है? तो 2001 में इसका कहां है मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये इसका लागू कब हुआ? 2004 में। तो इससे ज्यादा यहां क्वेश्चन नहीं आएंगे। कार्बनिक पदार्थ, देखो ईवीएस में सिंपल एक ही मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान में, कि जैसे कि मान लो सरकार जो है बहुत चिंता में आ गया कि अरे यार बड़ी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जो है पॉल्यूशन निकल रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। तो एक मीटिंग होता है, और मीटिंग में चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या होता है? जैसे आपके घर में शादी है, तो शादी में एक घर में मीटिंग होगा, सब आएगा, और उसमें मीटिंग का मुख्य चर्चा क्या रहेगा? शादी, कि शादी में कितना कपड़ा खरीदना है, कितना तिलक देना है, कितना दहेज देना है, कितना ये करना है, वो करना है, यही चर्चा होगा। तो उस मीटिंग को क्या कहेंगे? शादी मीटिंग। उसी तरह से कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर जो मीटिंग हुआ, उसे नाम दे दिया गया स्टॉकहोम। कब हुआ और क्या है उससे जुड़ा हुआ, बस यही ना क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ी आएगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। मीटिंग में तो बहुत सारी बातें होती हैं, वो नहीं पूछा जाता है। सीधे पूछा जाएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ कन्वेंशन है, या किससे ये मेल खाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये निष्कर्षण, उसके अलावा कार्बन एमिशन, उसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, फिर मरकरी डिप्लीशन, मरीन पॉल्यूशन। इस तरह से दो चार को कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम आएगा, तो आपको याद रखना है बस ये, ठीक है ना? याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो यहां स्टॉकहोम, तो इस तरह की चीजें आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कहां से। देखो एक बात, मैं शिक्षक वो नहीं होता है जो 100 पन्ना पढ़ा करके 80 मार्क्स दिलाए। शिक्षक का मतलब होता है कि 20 पन्ना पढ़ा करके 100 मार्क्स दिलाए, तब वो शिक्षक है। नहीं तो आए और 50 चीजें एकदम लिखवा दिए, और उसमें आएगा केवल 2 चीज, तो फिर 50 चीजें पढ़ने से क्या फायदा है? और रहा बात ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के लिए हम लोग विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, और वहां आप उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वर्तमान में हमें किसी भी हाल में, क्योंकि जानते हो मैं खुद एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे चुका हूं। मैं 2018 में पीटी मेंस क्लियर किया था, तो 2019 में भी मैं पीटी मेंस क्लियर किया हूं। तो मैं एक चीज समझ चुका हूं कि आप कितने रात जगे हैं। मैं खूब पढ़ा था, खूब मेहनत किया था। मतलब मेरे, अगर तुम आज भी घर कभी मौका मिलेगा कि अंकेश सर के घर आने का, तो आप देखोगे 100-150 किलो किताब और नोट्स मेरे पास आज भी मेरे घर में मोटरी बना के रखा हुआ है। 100-150 किलो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मैं कुरियर करवाया था, तो लगभग 140-145 किलो वाली कॉपी किताब और मेरा नोट्स था, जो दिल्ली से मैं पटना भेजवाया था कुरियर से। तो वो नोट्स आज भी वैसे ही बंद हैं कार्टून में। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि समाज जो है ना बहुत विचित्र है। समाज बहुत विचित्र है। आप अगर अपने माँ बाप से भी, अगर किसी अपने माँ बाप को अपने मेरे सामने बैठा दो, अपने मोबाइल के सामने बुला लो, और अभी तक वो दूसरे रूम में, उनको बुला करके मेरा बात उनको जरूर सुनाना। समाज बहुत विचित्र होता है। आप कितने रात जगे कोई नहीं पूछेगा, आपने कितने पसीने बहाए कोई नहीं पूछेगा, आपने कितने नोट्स भरे कोई नहीं पूछेगा, आपने कितने कितने पढ़े, दिन रात एक करके पढ़े, कोई नहीं पूछेगा। अंतिम में केवल यही पूछेगा, चाहे माँ बाप हो या समाज हो लो कि ना हो लो, रिजल्ट अलो कि ना लो। अगर रिजल्ट अलो, अगर हो गलो, तो यानी कि यू आर द बेस्ट सन एंड डॉटर इन द वर्ल्ड। आप समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित छात्र हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से रिजल्ट लाए। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं हुआ, तो आप लफुआ हैं, आप पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते हैं, आप एकदम गोईठा में घी सुखा रहे हैं, तो कोई नहीं पूछने आता है। यार मुझसे भी किसी ने पूछा नहीं कि सर आपने कितने रातों को जगा। मैं रात रात भर पढ़ता था। ठीक है, मेरा 17 मार्क्स कम आया, नहीं तो मैं आज आईएएस ऑफिसर रहता। तो 17 मार्क्स कम आया, यानी कि 140 करोड़ जनसंख्या में अगर मेरा जो रैंक है उसमें 17 मार्क्स घट गया, क्या इसमें मेरी गलती है? हो सकता है मेरे किस्मत में ना हो, मैं फिर भी 100 करोड़ जनसंख्या से बेहतर था, लेकिन नहीं हुआ। और अंत में समाज उसी को इज्जत देता है जिसका होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दिन जागते हो, कितना नोट्स लिखते हो, कितना छापते हो, कितना पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मायने रखता है रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए मैं अंकेश सिंह, मैंने जो चीजों को देखा है, झेला है,
मैं वो नोट्स को जो बनाया है मेहनत से, वो सब व्यर्थ हैं अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं होता है तो। इसीलिए मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, उतना ही पढ़ाता हूं जितना से आपका रिजल्ट हो जाए, उससे ज्यादा नहीं बताता। क्योंकि ज्यादा बताने से क्या होगा, आपके पास ये जो ब्रेन है ना, ये मेमोरी कार्ड होता है, और इसमें अगर कचड़ा भरोगे ना तो अच्छी अच्छी चीजें भर नहीं पाओगे। तो एकदम सोच समझ के इस दिमाग में डाला करो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, सोच समझ के डाला करो, जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। एक बार में परीक्षा क्लियर करो, रिजल्ट लाओ, सरकारी नौकरी लाओ, दोबारा कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बेस्ट रहोगे अपने परिवार में। याद रखना है, ठीक है ना? यहां ध्यान देना है, बिल्कुल यहां ध्यान देना है सभी लोग। आगे आते हैं हम लोग साइट्स। आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो जानवरों का ट्रैफिक होता है, आप अक्सर सुने होंगे कि फलाना एयरपोर्ट में जानवरों का चमड़ा लेके कोई पकड़ाया। आप सुनते होंगे कि अक्सर एयरपोर्ट या कहीं भी गेंडा का सींग कोई पकड़ा है, हाथी का सूंड, हाथी का दांत पकड़ाया है। तो आप अक्सर ये न्यूज में सुनते रहते होंगे कि एयरपोर्ट में स्मगलिंग हो रहा था, इसका दांत, उसका सींग, उसका ये वो दिस डैट, यहां तक शेरों का चमड़ा और जानवरों के चमड़ा का भी व्यापार होता है। तो इस व्यापार को रोकने के लिए, ये इलीगल व्यापार को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ बना है जिसको कहते हैं साइट्स। जिसको क्या कहते हैं? साइट्स। वन्य जीव जंतु और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक सम्मेलन है। यानी कि वो जानवर, वो पौधे, वो जीव जंतु जो ऑलरेडी विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनको अगर नहीं देखा गया तो वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, वैसे जानवरों का व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक अलग सम्मेलन बनाया गया, साइट्स। इसे साइट्स ही कहते हैं, ठीक है ना? इसे साइट्स ही कहते हैं। तो ये जानवरों का इलीगल व्यापार करना, और जानवरों का, और जिंदा जानवर नहीं, मरे हुए जानवरों के पदार्थ का इलीगल व्यापार करने को रोकता है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग साइट्स कहते हैं। इसे 1963 में अपनाया गया था और 1975 में यह लागू किया गया। तो याद रखना है, मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, बस महीना का अंत का इंतजार कीजिए। इस महीने बहुत सारी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और कई परीक्षा होने वाले, जुलाई उलाई में परीक्षा होने वाले। तो बहुत सारे परीक्षाओं का मैं बता दूंगा कि किसी का जुलाई में परीक्षा हो रहा है, किसी का जून में परीक्षा हो रहा है, किसी का मई में हो रहा है। तो हर परीक्षा को आपको ध्यान देना है, तो हर एक परीक्षा पे आपको फोकस करना है, जो भी परीक्षा, और इस बार सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, ठीक है ना? बिल्कुल, हाथ के दांतों से आभूषण बनाया जाता है। तो इस इलीगल व्यापार को रोकने के लिए साइट्स काम करता है, साइट्स काम करता है, ठीक है ना? अब देखो, जैव विविधता पर इसको कहते हैं सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसे क्या कहते हैं? सीबीडी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो याद रखना है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है सीबीडी। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन, यानी कि जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसे 1992 में अपनाया गया और 93 में लागू किया। अगर 1992 की बात करते हैं, 1992 की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको याद होगा कि 1992 में ही पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन याद है? एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। कहां हुआ था? रियो दी जेनेरो में, रियो दी जेनेरो में हुआ था, याद रखना। रियो दी जेनेरो कहां है? ब्राजील, ब्राजील में हुआ था। तो इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट, अर्थ समिट कहते हैं, याद रखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में एक अपनाया गया था एजेंडा 21, एजेंडा 21, यानी कि 21वीं सदी का 21 एजेंडा। और इसी 21वीं सदी के 21 एजेंडा में सीबीडी का चर्चा हुआ था। याद रखना है, सीबीडी का चर्चा हुआ था, ठीक है ना? तो हर परीक्षाओं में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जो है आपके पर्यावरण से ही आते हैं, ठीक है ना? चलिए, समझ में आ रहा है ना? तो एजेंडा 21, तो वहीं अपनाया गया था सीबीडी, यानी कि जैव विविधता को
बचाना और उसे संरक्षित करने का जो काम है वो किसे दिया गया है? आपका सीबीडी को दिया गया है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारा बॉन कन्वेंशन। अगर क्वेश्चन में आ गया कि बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, बॉन कन्वेंशन याद रखना है, बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन आ सकता है बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है बॉन कन्वेंशन वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं सम्मेलन है, यानी कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है ना? माइग्रेशन एंड प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि वन्य जीव को प्रोटेक्ट करने का कन्वेंशन को, सम्मेलन को बॉन सम्मेलन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या बॉन निम्नलिखित में से बॉन सम्मेलन किसको, प्लीज यहां पूजा मौर्य सर आपको बड़ा थैंक यू, मेरा राजस्थान रीट फर्स्ट बार में क्वालिफाइड हो गया, मेरा सिर्फ मैंने सिर्फ आपसे पढ़कर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ से पहली बार में रीट राजस्थान का एग्जाम क्लियर हो गया। मैं परम पिता परमेश्वर से यही दुआ करूंगा कि बाकी छात्र भी है पढ़ करके एक बार में ही रिजल्ट लेते हैं, और मैं गर्व से अब कह सकता हूं, और यही सारे रिजल्ट होते हैं जो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस देता है, और जिसके कारण मैं कहता हूं 36 आएंगे 36 जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो भैया अंकेश सिंह ही दिलाएंगे। तो आप लोग ही हैं मेरे ताकत का स्रोत। जैसे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पूरे ब्रह्मांड का अगर सौर मंडल का बात करूं तो सूर्य का ऊर्जा सबको ऊर्जा देता है, उसी तरह से अंकेश सर को कॉन्फिडेंस जो है, बिहार केजीएफ को आपके कॉन्फिडेंस कौन देता है? आप लोगों का रिजल्ट देता है। जिस तरह से आपने अभी लिखा कि सर आपकी वजह से पहली बार में मेरा अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो ये मुझे और कॉन्फिडेंस देता है ताकि मैं गर्व से कह सकता हूं 36 आएंगे 36 जाएंगे। और मैं यूट्यूब पे भी गर्व से कहता, क्यों? क्योंकि हाँ भाई मैं मेहनत करता हूं, मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना में रिजल्ट हो जाए, मैं ज्यादा झूठ सच का नहीं पढ़ाता हूं ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान यहां है और मुझे पता है कब उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अपना ज्ञान बखाड़ने के चक्कर में मैं आपका रिजल्ट नहीं खराब कर सकता हूं। तो बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद, और ईश्वर परम पिता परमेश्वर से करेंगे कि आप सभी लोगों का रिजल्ट हो, और ईश्वर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला अगर कोई संस्था बने तो वो द ऑफिसर्स अड्डा बने। बस मुझे एक मोहर बनना है सफलता का, कि गांव में अगर कोई अपना बैग पैक करे तो उसके माँ बाप के आंखों में आंसू ना हो करके खुशी हो कि जाओ अंकेश सर है वहां, द ऑफिसर अड्डा है वहां, वहां रिजल्ट 100% होगा। तो मैं वो दिन लाना चाहता हूं भारत में, वो दिन लाना चाहता हूं। परम पिता परमेश्वर का दुआ और कृपा रहेगा तो वो दिन जरूर आएगा। मेहनत और ईमानदारी कर रहा हूं, ठीक है ना? थैंक यू प्रवीण कुमार, आपका भी रीट निकल गया, थैंक यू सो मच। यहां देखिए, तो बॉन कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो 1979 में अपनाया गया था, और ये लागू कब हुआ था? तो 1983। देखो, अपनाना और लागू दोनों में अंतर होता है। जैसे कि सभी लोगों ने बोला कि चल 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 कल सोमवार को पार्टी करेंगे, तो प्लान कब बना? प्लान बना आपका मान लो शुक्रवार को, तो शुक्रवार को अपनाया गया प्लान, शुक्रवार को प्लान को अपनाया गया, लेकिन एक्चुअल में हम लोग उस प्लान पर काम कब किए, शुरू कब किए? सोमवार को। तो सोमवार को कहेंगे लागू होना और शुक्रवार को कहेंगे प्लान बनना, यानी कि अपनाया गया। तो कोई भी कन्वेंशन पहले अपनाया जाता है, पहले बातें होती हैं, बातों में बातें रखी जाती हैं कि जानवर बहुत मर रहे हैं, जैव विविधता नष्ट हो रहा है, हम लोग को एक स्टेप लेना चाहिए और इन जीवों को बचाना चाहिए। लोग कहते हैं हाँ 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 बात सही है, बात सही है। तो यानी कि जब सभी लोग हाँ में हाँ मिलाएं, यानी कि वो चीज लागू नहीं हुआ, वो अभी बस अपनाया गया है। लेकिन जब सारे देश साइन कर देते हैं, रेटिफाइड कर देते हैं, तब यहां लागू होता है। याद रखिएगा, यहां लागू होता है। तो याद रखिएगा, लागू लागू याद रखना है। बिल्कुल पूजा मौर्य, एकदम स्वागत है, आप आइए मिलिए। अब आते हैं वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन आपने सुना होगा, वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन आपने सुना होगा नाम कि वीना कन्वेंशन, और कई लोग तो पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अंकेश सर जब पढ़ाते हैं तो पहली बार लोग सुनते हैं, लेकिन एग्जाम में सुना सुना लगता है तो मजा आ जाता है कि अरे यार ये सब तो पढ़ा हुआ है। तो वीना कन्वेक्शन, वियना कन्वेक्शन किसे कहते हैं? तो वियना जो है कन्वेंशन ओजोन परत से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक हम लोग किसको देख रहे थे? जैव विविधता को देख रहे। वही मैं कह रहा हूं, मेन क्वेश्चन क्या आता है
कि निम्नलिखित में से वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? कार्बन से, ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, एक से अधिक इनमें से कोई? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ये कन्वेंशन किससे संबंधित है, इस कन्वेंशन का मुख्यालय कहां है, इस कन्वेंशन को लागू कब किया गया, बस यही क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या बातें हुई वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ओजोन क्षरण, ओजोन संरक्षण के लिए आपका एक वियना कन्वेंशन है, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो है किसके चर्चा करता है, किसको डील करता है? ओजोन क्षरण को डील करता है, ओजोन क्षरण को, ठीक है ना, ओजोन क्षरण को डील करता है, ओजोन क्षरण को डील करता है, याद रखिएगा। इसे कब अपनाया गया था? तो 1985 में अपनाया गया था और 1988 में इसे लागू किया गया था। तो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है वियना। चलिए कोई बात नहीं, आज नया लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा में पूछेगा तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगा कि अरे यार हमने सब तो पढ़ लिए हैं, तो लगेगा, पहला बार लगेगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ऐसी चीजें पर्यावरण में मैं पढ़ाऊंगा जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और उन्हें मतलब वो पढ़ाते ही नहीं है, बस वो बेसिक चीज पढ़ा देते हैं। जैसे पढ़ा देंगे ऊर्जा के प्रकार, वो पढ़ाएंगे प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार, वो पढ़ाएंगे ओजोन क्षरण, ये सब बेसिक चीजें पढ़ाते हैं। तो ये तो भैया मैं ज्योग्राफी में भी पढ़ाता हूं, ये तो मैं ज्योग्राफी में भी पढ़ाता हूं, लेकिन जो मेन चीजें ईवीएस का पर्यावरण का है कि पर्यावरण के कन्वेंशन कौन है, प्रोटोकॉल कौन है, कहां किस बारे में बात हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहां देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार चर्चा में रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार आपने भी इसको सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किससे जुड़ा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से जुड़ा हुआ है, ओजोन क्षरण। तो वियना के जैसा ओजोन क्षरण से एक और सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 1987 में अपनाया गया था और लागू 1989 में किया गया था। यानी कि पहला कन्वेंशन हुआ वियना, देखो 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू हुआ, और ये 1987 में, यानी कि वियना के बाद का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि वियना में हम लोगों ने केवल ओजोन क्षरण के बारे में जाना, ओजोन क्षरण को संरक्षित करने का सोचा, लेकिन उसके एक साल बाद एक फिर मीटिंग बुलाई गई कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि ओजोन आखिर किन किन कारणों से क्षरित होता है, यानी कि डिप्लीट होता है। तो यहां पहली बार उन पदार्थों का चर्चा किया गया जिससे क्षरण होता है, और इन पदार्थों को CFCS, HFCS कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सारे कहां से निकलते हैं? रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं, एसी का हो या फ्रिज का, रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं, याद रखना है, एसी हो या फ्रिज हो, याद रखना है। तो यहां जो गैस कंप्रेसर में भरे जाते थे वो यही गैस होते थे और यही ओजोन क्षरण का मुख्य कारण बनता था। तो ये सारे ऊपर डिस्कशन हुआ, कहां? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर रोक और कम करने के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहां है? क्योटो, जापान। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहां? तो क्योटो कहां है? तो याद रखना है क्योटो जापान में है, जापान। तो जापान में ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस को तो 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है CO2, फिर है आपका CH4,
मीथेन, फिर H2O नमी, फिर है O3 ओजोन, फिर है NO2, फिर है SO2। याद रखना ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। और ये क्या करते हैं, ये सारे कारण बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, ठीक है ना। अगला है हम लोग का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि जलवायु क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी कहते हैं, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक नियम प्रणाली जलवायु परिवर्तन के लिए, यूएनएफसीसी, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो अनुकूल और शमन प्रयासों के जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए किया जाता है। याद रखना है इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को नियंत्रित करने का बात किया गया है, वैश्विक तापमान की वृद्धि को रोकने का बात किया गया है, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ग्लोबल टेम्परेचर को कहां तक, 1.1 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंट्रोल करने का बात किया जाता है ग्रीन हाउस गैस। इसे कब अपनाया गया था, 1992 में, और 1994 में लागू किया गया, याद रखिएगा। याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क। अब आते हैं रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 में रियो दी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन। और इसी में एजेंडा 21 का बात किया गया था, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का चर्चा इसी में हुआ था, 21वीं सदी का एजेंडा, 21 एजेंडा रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। प्लीज यहां देखना है, तो रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण विकास हेतु अनिवार्य है, और यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, और 1992 में किया गया था ब्राजील देश में, याद रखना है ब्राजील के रियो दी जेनेरो में। और एजेंडा 21 यही किया गया था 1992। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन या रियो दी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं, अर्थ समिट। एकदम एक एक पेज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रट लेना है। इफ यू आर नॉट लर्निंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, देन इट विल बी वेरी यूजलेस, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिजल्ट माई फ्रेंड। सो अंडरस्टैंड माई वर्ड एंड रिमार्क माई वर्ड, or otherwise write my word, that if you will not learn, if you will not revise, if you will not go through the things that I teach, then you will not be able to get the result. No, of course not, you will not be getting the result. तो बार बार मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ना है, बार बार आपको रिवाइज करना है, 10 बार 15 बार रिवाइज करना है, और 100% रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना, एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है। UNCCD, very important, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन to combat desertification, desertification। तो याद रखना है
मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, निपटारा किससे? मरुस्थलीय, यानी कि बहुत तीव्रता से। जैसे आप सुने होंगे कि ये भारत है, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुने होंगे कि ये भारत है, ये भारत है, ठीक है ना? तो भारत में याद रखना है, भारत में ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। भारत में क्या बन रहा है? ग्रीन कॉरिडोर। भारत में ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। ग्रीन कॉरिडोर कहां से? तो गुजरात से लेकर के, गुजरात से हरियाणा तक, गुजरात से हरियाणा तक, गुजरात से हरियाणा तक 1400 किलोमीटर लंबा, अरावली के समानांतर। किसके? अरावली, अरावली के समानांतर, समानांतर याद रखना है, अरावली के समानांतर, यानी कि पैरेलल टू अरावली। तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, अरावली के पश्चिम दिशा में। तो ये अरावली है और अरावली के पश्चिम दिशा में ग्रीन कॉरिडोर लगाया जा रहा है विभिन्न राज्यों के द्वारा, यानी कि पेड़ लगाया जा रहा है 1400 किलोमीटर लंबा, गुजरात से हरियाणा तक। कहां से? गुजरात से हरियाणा तक, हरियाणा तक। क्यों? क्योंकि जो यहां थार मरुस्थल है, यहां जो थार मरुस्थल है, इसको रोका जा सके, थार का विस्तार को, थार का विस्तार को रोका जा सके, विस्तार को रोका जा सके, रोका जा सके। तो थार के विस्तार को रोका जा सके, थार और ना फैले, थार और ना फैले इधर। तो कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीयकरण को निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मिलकर के देशों के साथ ये एक प्रावधान है। और भारत ने हाइपर एक्टिव मोड में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो हर एक सरकार को निर्देश है कि भैया आप अपने राज्य में अरावली के पश्चिम दिशा में पेड़ का एक बेल्ट बनाओ, जिससे मरुस्थलीयकरण जो है उसे रोका जा सके। मरुस्थलीयकरण, बिल्कुल वीडियो डिलीट नहीं होगा, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, प्लीज पढ़ो यार, ये सब मत कमेंट करो। बेसल कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटने पर नियंत्रण संबंधित का अभी समय है। तो इसे 1989 में अपनाया गया और 1992। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार, यानी कि याद रखना है, हजार्डस चीज को निपटने के लिए, निपटारण के लिए बेसल कन्वेंशन लगाया गया था। सर मैं मजदूरी कर के पढ़ाई करता हूं, मेरे पास एनसीईआरटी लेने का पैसा उपलब्ध नहीं है। देखो एक बात बताते हैं, 99 रुपया गरीबों के लिए ही किया गया था। आप लोगों को 10 दिन दिया गया, 10 दिन दिया गया। मैं सामने से हट गया ताकि जिसको लिखना है लिख ले। मैं फिर बता दे रहा हूं, आपको 10 दिन दिया गया और लोगों को लग रहा है ना कि ये एनसीईआरटी का कीमत 99 रुपया है। ये एनसीईआरटी का कीमत 99 रुपया नहीं है, ठीक है ना? एनसीईआरटी का कीमत 99 रुपया नहीं है। एनसीईआरटी का जो दाम है वो है आपका, याद रखना है क्या है, तो वो है आपका 1199। लेकिन आपके जैसे कमजोर आर्थिक लोगों के लिए मैंने 10 दिन का जो है ऑफर दिया था कि भाई 99 में जिसको लेना है ले लो। आज 10वां दिन है, 10 तारीख है, कल से 1199 हो जाएगा। तो 99 से कम मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स देना होता है, बहुत ज्यादा स्टाफ को सैलरी देना होता है, तो मैं फ्री नहीं कर सकता हूं। फ्री करूंगा तो फिर सारे टीचर्स को सैलरी कैसे दे सकता हूं? लेकिन हाँ, आप जैसे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए मैंने 99 रुपया किया था, तो ऑफिसर अड्डा ने 99 रुपया किया था। लेकिन अगर 99 रुपया में अगर नहीं कर पाओगे तो भैया फिर तो कल से आप खरीद भी नहीं पाओगे, काहे कि कल से 1199 होगा और जिनको लेना है वो लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा चीज आपको, तो ये मत सोचना कि इसका 99 रुपया कीमत है। ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, छात्रों के लिए 99 रुपया रखा गया था। तो आज लास्ट डेट है, लेना है ले लो, नहीं लेना है
तो कल से 1199 हो जाएगा, कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है, सबको लेना है, ईच एंड एवरी, सबके मोबाइल में एनसीईआरटी होना अनिवार्य है, सबके फोन में सारा पांचों के पांचों एनसीईआरटी होना अनिवार्य है। अगर आप शिक्षा का एक परीक्षा दे रहे हो, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बीएसओ का, सिविल सर्विसेज का, किसी का भी परीक्षा दे रहे हो, सरकारी नौकरी ले रहे हो, यानी कि जीएस का पेपर और साइंस का पेपर आपके मोबाइल में होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। नहीं है, आज लास्ट डेट है, आज नहीं लोगे तो फिर पछताओगे, मैं बोल दे रहा हूं। हर एक छात्र, तुम एक छात्र हो, तुम तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी का, तुम्हारे पास वो पांचों सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। नहीं है तो बाद में पछताओगे, मेरा बात याद रखना, बाद में पछताओ। एच एंड एवरी, पीआरटी हो या 628 हो, 910 हो या पीजीटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पांचों के पांचों सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। आज न कल उसका काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, और तब आप धन्यवाद कहोगे अंकेश सर को कि हाँ सर, आपके कहने पर मैंने ले तो लिया था, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि सही है या गलत, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपका निर्णय गलत, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। पांचों सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का दाम 99 है, कल से एक सब्जेक्ट का दाम 1199 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड हजार्डस, हजार्डस, हजार्डस मटेरियल। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड हजार्डस मटेरियल को, यानी कि कैसे आप खतरनाक, कैसे आप खतरनाक चीजों का, कैसे आप खतरनाक चीजों का डिस्पोजल करते हो, उस पर निर्भर करता है। उसमें तो YouTube का वीडियो आता है, गुड़िया कुमारी, आपके एनसीईआरटी पे YouTube का वीडियो नहीं आता है, आपको पहले समझना होगा। अच्छा मान लो मैं एनसीईआरटी लॉन्च किया, ठीक है ना, और आप अंकेश सर को नहीं जानते हो, आप हमसे पेड में पढ़ रहे हो तब ना, सारे लोग तो मुझसे पेड में नहीं पढ़ रहे हैं, कई गांव के लोग, यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन वो अंकेश सर का पेड बैच नहीं लिए हुए हैं, वो अनिशेख सर का पेड बैच नहीं लिए हुए, केसरी सर का नहीं लिए हुए, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि अंकेश सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसा पढ़ाते, पहले ये बताओ। तो उसके लिए मुझे फ्री में यूट्यूब पर कुछ क्लास लेना पड़ेगा, जिससे दुनिया देख आज आप एनसीईआरटी क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए देखा है कि मैं किस लेवल से पढ़ाता हूं, कितना डिटेल पढ़ाता हूं, तब ना आप पैसा दे करके खरीद रहे हो। तो आप ये बताओ कि अगर यूट्यूब पर मैं नहीं पढ़ाया रहता तो आप कैसे लेते। तो यहां 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं एनसीईआरटी खरीद रहे हैं जो मुझसे पेड बैच में नहीं पढ़े हैं पहले, तो उनके लिए मुझे यूट्यूब पर डेमो क्लास देना जरूरी था। तो डेमो क्लास के रूप में ज्योग्राफी में मैंने क्लास 6 पढ़ाया, पूरा दुनिया देखा कि अंकेश सर ऐसे एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और फिर मैं वो क्लास 6 को वहां से पेड बैच में डाल दिया, और क्लास 7 से फिर मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 2 के बाद फिर मैं ही पढ़ाऊंगा वहां, बाकी 7 8 9 10 मैं ही पढ़ाऊंगा। अब जैसे इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, तो कई लोग इकोनॉमिक्स नहीं खरीद रहे थे, ये सोच करके कि अंकेश सर कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 क्लास क्या किया, एनसीईआरटी का यूट्यूब पर पढ़ाया, ताकि पूरा दुनिया देख सके कि अंकेश सर कैसे एनसीईआरटी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स का। अब वो 2 क्लास आपके पेड में चला जाएगा, उसके बाद वाले सारे क्लास मैं लाइव लूंगा। तो बस यही है, रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है, जो डेमो है वो आपको मैं यहां दे रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी के लिए ये मत सोचिएगा कि हाँ वहां का चल रहा है, नहीं, वहां डेमो दिया गया है ताकि लोग वहां देख करके खरीद सके कि कैसा पढ़ाई होता है। इसी के लिए मैं 2 दिन से यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स ले रहा था, इसलिए ताकि दुनिया को दिख सके कि अंकेश सर इकोनॉमिक्स कैसा पढ़ाते हैं, ताकि कल, आज वो लास्ट डेट है, आज इकोनॉमिक्स वो ले लेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल, आज से ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो जाएगा, आज से रात 9 बजे ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो जाएगा, आज से ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार रहिएगा, ज्यादा नहीं हुआ है, जल्दी से ले लीजिए, आज लास्ट डेट है, इसके बाद फिर समय नहीं मिलेगा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल याद रखना है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल।
कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो ये किससे रिलेटेड है? तो कार्टेजेना जैव विविधता पर कन्वेंशन है, यानी कि बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, तो क्वेश्चन आएगा बायोडायवर्सिटी को सुरक्षा का, जैव सुरक्षा का कन्वेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में अपनाया गया था और 2003 में लागू किया गया था। तो डायरेक्ट यहां बोल देना है यहां कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अनरेड, अनरेड किसे कहते हैं? अनरेड किसे कहते हैं? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डायवर्सिटी, वन संरक्षण। तो याद रख, वनों की कटाई और वन क्षरण वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसका निर्माण 2008 में हुआ था। तो अनरेड किससे रिलेटेड है? डिफॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। डिफॉरेस्टेशन को कम करने से, यानी कि वनों के कटाई को, वनों के कटाई को नियंत्रित करने का, को नियंत्रित करने का एक समझौता है, याद रखना है। अगला है, आप देख सकते हैं नयोगा प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नयोगा, नयोगा, नयोगा प्रोटोकॉल नाम से ही समझ में आ रहा है जापान का है, जापान में हुआ है। तो नयोगा प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन आ सकता है। तो आनुवंशिक संसाधन तक पहुंचने और उनके उपयोग के लाभों का न्याय संगत बंटवारे को हम लोग नयोगा प्रोटोकॉल में, यानी कि सीबीडी, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, तो जैव विविधता को, जैव विविधता को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसको नयोगा कहते हैं। 2010 में अपनाया गया था और 2014 में लागू किया गया था, यानी कि नगोया, नगोया लिख दिए, सॉरी नगोया होगा, नगोया, ठीक है ना? नगोया प्रोटोकॉल याद रखना है, ठीक है ना? नगोया प्रोटोकॉल मैं बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। किगाली समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट। किगाली, किगाली, किगाली समझौता, किगाली कन्वेंशन, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन कौन है? किगाली। यानी कि पहले मॉन्ट्रियल हुआ और मॉन्ट्रियल किससे जुड़ा हुआ था? जल्दी से बताइएगा। इसी का आपका आगे का समझौता जो संशोधन भाग है किगाली है, 2016 में अपनाया गया, 2019 में लागू किया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और संशोधित करके और बेहतर रूप में लाया गया, जिसका नाम था किगाली समझौता, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, मीनामाटा कन्वेंशन, मरकरी पे, सागरों में मरकरी, मछलियों में मरकरी का मात्रा, तो मीनामाटा, मीनामाटा, मीनामाटा कन्वेंशन, मीनामाटा कन्वेंशन, ठीक है ना? मीनामाटा कन्वेंशन। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य प्रतिकूल प्रभाव को स्वच्छ और पर्यावरण की संरक्षण, यानी कि समुद्र में मरकुरी का मात्रा, मरकुरी का मात्रा बढ़ जाने के कारण, मरकुरी का मात्रा बढ़ जाने के कारण, मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या देखने को मिला? समुद्री जीवों में मरकुरी, समुद्री जीवों में, कहां? तो जलचरों में, जलचरों में मरकुरी की मात्रा बढ़ जाने से मीनामाटा कन्वेंशन रखा गया था। 2013 में इसे अपनाया गया और 2017 में, याद रखना है। हाँ, ठीक है ना? और किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई सवाल है? तो मीनामाटा कन्वेंशन किससे है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण जिसमें मरकुरी की मात्रा, जैसे जापान में क्या हुआ कि मछलियों को मारा जाता है खाने के लिए, तो मछलियों में मरकरी का मात्रा बहुत ज्यादा मिलने लगा, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज होने लगे, लोगों की मौत होने लगी, बीमारियां फैलने लगी। तो इस पर एक कन्वेंशन बनाया गया जिसको मीनामाटा कन्वेंशन कहते हैं, और मरकुरी का लेवल डाउन करने के लिए, जो पॉल्यूशन हो रहा था उसके लिए यहां
बताया गया। तो मिनामाटा कन्वेंशन क्लियर है। रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार और खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूची, यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स पर कंट्रोल लगाने के लिए याद रखना है, जो कन्वेंशन किया गया उसे रॉटरडैम कहते हैं। कोई क्लास का टाइमिंग इधर उधर नहीं हुआ है। सैटरडे संडे जो है वो आपका जो क्लास होता है उसका अलग टाइमिंग है। मंडे टू फ्राइडे का क्लास जो होता है वो अलग टाइमिंग पे होता है। ये हमेशा होता है, ठीक है ना, ये हमेशा होता है। आप सो के उठिएगा और कहिएगा कि सर टाइमिंग बदल गया है पूजा, तो ऐसा गलत बात है। गलती आप में है, बाकी लोग पहले बहुत देर से क्लास कर रहे हैं। आप अभी सो उठ के उठी हैं और देख रही हैं कि क्लास हो रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 298 में अपनाया गया और 2004 में। कुछ लोग यहाँ होते हैं ना जो आते हैं, जगते हैं और झूठ सच के कमेंट करते हैं और सोचते हैं कि अंकित सर को डिस्टर्ब कर देंगे। अंकित सर को डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं है बाबू। जो तुम जितने साल से पढ़ नहीं रहे हो ना, उससे ज्यादा साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारे दो चार शब्द बोल देने से मैं पैनिक नहीं होऊंगा, ठीक है ना। और रहा बात मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना मैं मुझे किसी और से। मैं जानता हूं मैं क्या हूं और मैं कितना ईमानदार हूं, मुझे पता है। तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना। रहा बात टीचरों का, तो टीचर जैसे तुम्हारा जब मन करता है तो पढ़ते हो, नहीं मन करता है तो रिकॉर्डेड देखते हो, है कि नहीं। तो तुम हम लोग को 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया दे करके सोचते हो कि खरीद लिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे भी शिक्षक हैं, उनके अपने परिवार हैं, माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं। उनके भाई बहन का शादी होगा ही होगा, उनके माता पिता का तबीयत खराब होगा। जो शादीशुदा शिक्षक हैं उनकी बीवी का तबीयत खराब हो सकता है, वो अपनी बीवी को घुमाने लेके जा सकते हैं। बिल्कुल वो आजाद हैं, कोई उनको नौकर नहीं बनाया है। तो बिल्कुल अगर वो मुझे कहेंगे कि मैं आज का क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, तो मैं उन्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा क्लास लेने के लिए। चाहे तुम खुश रहो या नाराज रहो, तुम क्लास करो या क्लास नहीं करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम ही लोग वो हैं जो 12-12 घंटे लगातार खड़ा होकर के तुम लोग को पढ़ाते हैं। तुम लोग से पूछने नहीं जाते हैं कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। तो उस दिन कभी नहीं बोलते हो कि अरे सर आप लोगों ने 6-6 घंटा लगातार पढ़ाया, 7-7 घंटा। अरे यार 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रहने के लिए कहेंगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। बैठल बैठल बगौदी बतियाते हो, बैठल बैठल बगौदी बतियाते हो कुर्सी या टेबल के पीछे। यहाँ 6-6 घंटा 12-12 घंटा अंकित सिंह ने खड़ा होकर के लगातार बिना खाए पिए क्लास लिया है। तो मुझे अपनी ईमानदारी और साबित और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। उतल उतल आते हो, 2-3 को कमेंट करते हो और दूसरे को बोलते हो। और जो तुम शब्द अभी बोले हो ना, अगर कैमरा के सामने ऑफलाइन में रहते ना, 4-5 तड़वाक दे करके अब फेंक देते ऊपर से नीचे। याद रखना, अपने शब्द पे लगाम रखो, ठीक है ना। मोबाइल पे हो इसका मतलब ये नहीं कि आजादी मिली है लिखने का तो कुछ भी लिख सको। टीचर्स छुट्टी पे जाएंगे ही जाएंगे। हम लोग कॉरपोरेट नहीं चलाते हैं कि मजदूरी खटवाएंगे टीचर लोग से। अगर उनके घर में तबीयत खराब होगा वो छुट्टी लेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। भीड़ में जाम में फंसेंगे टीचर तो 15 मिनट आधा घंटा टाइम इधर उधर होगा, मतलब होगा। अगर 11 बजे से क्लास है और अगर टीचर जाम में फंस गए हैं और 11 के बदले 11:30 से क्लास हो रहा है, तो बिल्कुल होगा। तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग का भी शरीर है, हम लोग को भी कष्ट होता है। और अगर ये सब कष्ट दिखता है ना, तो वो दिन भी तुम देखो कि जब हर एक टीचर 11-11 घंटा 12-12 घंटा 5-5 घंटा 6-6 घंटा फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाता है, तब कहां रहता है इतना ज्ञान। तब ज्ञान कहां रहता है जब 6-6 घंटा यूट्यूब पर पढ़ाते हो। 99 रुपया का बात करते हो, एनसीईआरटी खरीद के एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। एनसीईआरटी खरीद के मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, मत ना खरीदो, पढ़ करके मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। एक चैप्टर पढ़ाने में लाइन बाय लाइन। कल इकोनॉमिक्स का क्लास कितना घंटा चला, 1.5 घंटा, दम फूलने लगता है लगातार बोलते बोलते, समझे। 1.5 घंटा लगातार कंटिन्यू बोले तब जाकर के एगो चैप्टर खत्म हुआ। और ऐसा एक एक क्लास में 5-5 6-6 10-10 चैप्टर है और 5-5 क्लास पढ़ाना है, 6 7 8 9 10। अब बगौदी बतिया रहे हो 99 रुपया बहुत ज्यादा है। कल से बताते हैं 1199 में 8 ना कम कर दिए तो मेरा नाम बदल देना।
देखो उतना ही बोलो जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके, ज्यादा मत बोलो। कमेंट की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख सकते हो। हम लोग को पता है ना कि कितना मेहनत कर रहे हैं। जाओ ना 5 मिनट बोलो लगातार, तब पता चलेगा कि कितना मुंह में दर्द होता है, कितना जबड़ा। रात में सोते हैं तो ये जबड़ा दर्द करता है, इतना बोलना पड़ता है। और उसके बाद तुम लोग कमेंट करते हो। पिछले 2 दिन से मेरे घर में शादी है, अभी मैं कपड़ा तक नहीं बदला हूं। मैं रात में क्लास लेने के बाद, सारा लोग 6 बजे पहुंच गए थे मेहंदी में, मैं पहुंचा हूं 9:30 पौने 10 में वहां, जब आधा से ज्यादा प्रोग्राम खत्म हो गया था। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि मैं रात में क्लास ले सकूं यूट्यूब पर। मैं आया हूं सुबह में, रात भर मैं सोया नहीं। मैं आया हूं, मैं अभी तक कपड़ा नहीं बदला हूं, सुबह से नाश्ता नहीं किया हूं, नहाया नहीं हूं, और मैं क्लास ले रहा हूं लगातार, ईमानदारी और बिना थके हुए। किसके लिए? आप लोग के लिए। मैं चाहता तो एगो मैसेज कर देता कि आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो हम लोग को सब कुछ देखना होता है, घर परिवार भी और स्टूडेंट भी, एक भी क्लास मिस ना हो, इसलिए हर दिन क्लास लेते हैं। और फिर तुम लोग ऐसे बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, छी। यहां देखिए कुछ डेट्स आपको दे दिए हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन 1971 में शुरू किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। साइट्स जो है, साइट्स आपका कब शुरू किया गया था? साइट्स साइट्स जो है आपका 1973। जैव विविधता सीबीडी जिसको कहते हैं, सीबीडी कहते हैं, सीबीडी जैव विविधता 1992। बॉन कन्वेंशन 1979। विनिया कन्वेंशन 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। वहीं अगर मैं बात करूं क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। रियो दियो जिनरो सम्मेलन 1992। यूएनसीसीडी 1994। बेसल कन्वेंशन 1989। जैव सुरक्षा कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000। फिर रेड जो है 2008। और फिर नगोया नगोया प्रोटोकॉल 2010। एकदम ये रट लेना है, हर का रट लेना है, सबका बेसिक ईयर है। फिर कोप 24, कोप कन्वेंशन याद रखना है, कोप 24 2018। कोप 21, कोप 21 2016। किगाली कन्वेंशन, किगाली 2016। मीनामाटा 2013। रोटरडैम 1998। और कोप 25 जो इसको पेरिस समिट कहते हैं, वो 2019 पेरिस समिट। याद रखना है, याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ने हैं, याद रखना है, ये सारी चीजें आपको, ठीक है ना? तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एकदम आज का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास एकदम रटने वाला है, इसको रट लेना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और आने वाले परीक्षाओं में यहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, और इस बार रिजल्ट किसी भी हाल में चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं इस बार आप अपने माता पिता को खुश करके इस बार सरकारी नौकरी उनको दे रहे हैं। पूरी मेहनत और ईमानदारी हमारी ओर से भी रहेगी, आपको भी अपनी ओर से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ना होगा। और अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार, थैंक यू।